बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़हूर ख़ान, लेक्चरर इन फ़िज़िक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की डी टाउनशिप कोहाट में क्वांटम मैकेनिक्स 1 PHY 212 20 फोर्थ सेमेस्टर को पढ़ा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है वेव एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, पिछले लेक्चर में जिस तरह से हमने कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की थी, मैंने कहा था कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय एडमिटिंग द फैक्ट दैट वेव हैव पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। सो डी ब्राय का ख्याल था कि न सिर्फ वेव्स का पार्टिकल लाइक नेचर हो सकता है बल्कि इसका रिवर्स भी है, इसका रिवर्स भी मुमकिन है। उनका ख्याल ये था कि पार्टिकल का वेव नेचर भी हो सकता है। तो उसके मुताबिक जो कोई भी एक पार्टिकल जो स्पीड v के साथ मूव कर रहा हो तो इसके साथ एसोसिएटेड मैटर वेव्स होंगे। अब इन मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ है वो क्या होगी? तो डी ब्राय का ख्याल ये था कि ये लेमडा इज इक्वल टू h बाय p के बराबर होगा। और यहाँ पे लेमडा हमारे पास वेवलेंथ है ऑफ द मैटर वेव्स, और यहाँ पे p जो है ये उस मटेरियल ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। तो जो एसोसिएटेड वेव वेक्टर है वो बराबर होगा 2 पाई p बाय h। यहाँ पे p मोमेंटम वेक्टर है, k जो है ये हमारे पास वेव नंबर वेक्टर है जिसको हम वेव वेक्टर कह सकते हैं। सो वेव वेक्टर एक्चुअली ये है क्या चीज? सो वेव वेक्टर हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं पर मीटर। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा। यहाँ लेमडा हमारे पास जो है वो वेव लेंथ है मीटर वेव्स का, k जो है ये वेव नंबर है। जितना वेव लेंथ ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास कम नंबर ऑफ वेव्स आएंगे पर मीटर। सो लिहाजा वेव नंबर उतना ही कम होगा। और जितना यहाँ वेव लेंथ जो है वो हमारे कम होगा तो पर मीटर उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स आएंगे। सो वेव्स लेंथ आएंगे। सो लिहाजा हम जो है कह सकते हैं कि उसका जो वेव नंबर है वो ज्यादा है। अच्छा, अब डी ब्राय के इस ख्याल को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट मिलना चाहिए। तो इस सिलसिले में डेविसन एंड जर्मर नामी 2 साइंटिस्ट ने काम किया। उन्होंने 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक मोनो एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकल के ऊपर बम्बार्ड किया। ये आप एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देख सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह ही की एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जिस तरह का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट उसमें हमें देखने को मिलता है, एक्सरे डायफ्रैक्शन की सूरत में देखने को मिलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है जो कि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा, और ये वो निकल क्रिस्टल है जहां से इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो ये देखा गया, डेविसन एंड एक्सपेरिमेंट जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जो पहला मिनिमम है वो 35 डिग्री पे ऑब्जर्व हुआ और जो मैक्सिमम है वो 50 डिग्री पे ऑब्जर्व हुआ। और याद रखें कि यहाँ पे जो थीटा है ये इलेक्ट्रॉन सोर्स और इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के दरमियान एंगल है। ये आप देख सकते हैं, ये जो एंगल है ये एक्चुअली थीटा है। सो यहाँ जो पहला मिनिमम जो है वो 35 पे और मैक्सिमम 50 डिग्री पे ऑब्जर्व हुआ था। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन बीइंग पार्टिकल्स उनकी एक डिफ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक्सरे डायफ्रैक्शन की तरह हमें एक जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो मिल गया। अब क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है, सो लिहाजा यहाँ से एक उम्मीद पैदा हुई कि डी ब्राय की जो रिलेशन है उसको प्रूव किया जा सकता है। तो चूंकि ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ दी ब्रैग ही है, ब्रैग्स एक्सपेरिमेंट ही है, तो अगर हम ब्रैग्स लॉ को इस्तेमाल कर लें तो ब्रैग्स लॉ के मुताबिक n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन ऑफ फाई। यहाँ पे फाई जो है ये इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन बीम और जो क्रिस्टल का सरफेस है उसके साथ बनने वाला एंगल है। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो एंगल है ये हमारे पास फाई है। सो अगर इस ब्रेग्स लॉ की इक्वेशन से हम लेम्डा को निकाल लें तो लेम्डा बराबर आ जाएगा 2d/n इंटू साइन ऑफ फाई। 2d/n इंटू काज ऑफ 1/2 थीटा के बराबर है। यहाँ पे फाई जो है साइन ऑफ फाई जो है वो काज ऑफ 1/2 थीटा के बराबर है। वो कैसे? अगर आप इस फिगर को देखेंगे, वो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखेंगे तो यहाँ पे फाई जो है वो 2 मरतबा आ रहा है, सो लिहाजा 2 फाई प्लस और θ/2 प्लस θ/2 कितना होगा? थीटा होगा। तो 2 फाई प्लस थीटा बराबर होगा 180। अब यहां पे मैं अगर फाई को निकाल दूं तो फाई बराबर आ जाएगा 90 माइनस θ/2। साइन ऑफ फाई की जगह पे मैं अगर पुट कर लूं साइन ऑफ 90 माइनस θ/2 तो साइन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले के मुताबिक अगर मैं इसको ओपन कर लूं तो ये बराबर आ जाएगा काज ऑफ θ/2। सो लिहाजा मैं अब वैल्यू अगर पुट कर लूं यहाँ पे जो निकल क्रिस्टल है इसमें D की वैल्यू 0.091 नैनोमीटर के बराबर है। याद रखें कि D जो है ये हमारे पास स्पेसिंग है 2 एटॉमिक लेयर्स के दरमियान। तो निकल क्रिस्टल की सूरत में ये स्पेसिंग 0.091 नैनोमीटर के बराबर है। सो लिहाजा n 1 होगा क्योंकि पहला मैक्सिमम जो है वो कितने पे ऑब्जर्व हुआ था? 50 डिग्री पे। सो लिहाजा n हमारे पास कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो 2 इंटू 0.091 नैनोमीटर बाय 1 इंटू काज ऑफ 25 डिग्री। काज ऑफ 25 इसलिए क्योंकि थीटा कितना है? थीटा हमारे पास 50 है। सो 50 डिवाइडेड बाय 2 कितने के बराबर होगा? 25। तो काज ऑफ 25 लेना होगा। सो ये सारा कैलकुलेशन अगर हम कर लें तो यहां से रिजल्ट मुझे मिल रहा है 0.165 नैनोमीटर। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो कि डेविसन एंड जर्मर ने हासिल किया ब्रेग्स लॉ को यूज करके। अब आगे हमने इसको टेस्ट करना है, इसी रिजल्ट डी-ब्राय की इक्वेशन को टेस्ट करना है। डी-ब्राय के मुताबिक लेम्डा इज इक्वल टू एच और पी के बराबर है। लेम्डा इज इक्वल टू एच और पी। अब यहां जो पी है ये मोमेंटम है। सो मोमेंटम मेरे पास किस चीज के बराबर है? मोमेंटम बराबर है 2me इंटू के। यहाँ के काइनेटिक एनर्जी है, ये के जो है ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। me जो है ये मेरे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। सो काइनेटिक एनर्जी चूंकि 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है क्योंकि जिस पोटेंशियल को यूज किया गया था इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए तो वो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। सो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में कन्वर्ट कर लूं तो ये आ जाएगा 86.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम है। तो अगर ये सारी वैल्यूज में पुट करूं और यहां पे मुझे P मिल जाएगा और ये P की वैल्यू को इधर में पुट कर लूं और साथ में H की वैल्यू जो कि 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड है। तो ये तमाम वैल्यूज अगर मैं इधर पुट कर रहा हूं इस डी-ब्राय की इक्वेशन में तो मुझे मिल रहा है लेम्डा जो कि मैटर वेव्स का वेवलेंथ है वो मिल रहा है 0.167 नैनोमीटर। तो एक बहुत ज्यादा क्लोज अप्रोच है टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। सो इसका ये मतलब हुआ कि डी-ब्राय ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। उसके मुताबिक पार्टिकल का वेव नेचर हो सकता है। तो डेविसन एंड जर्मर ने इस बात को प्रूव किया कि बिल्कुल पार्टिकल का वेव नेचर हो सकता है। अब अगर हम डिफरेंस को देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल डिफरेंस कितना है, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में डिफरेंस कितना है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो डेविसन एंड जर्मर ने हासिल की थी वो हमारे पास 0.165 नैनोमीटर के बराबर थी। तो अगर आप इसके डिफरेंस को देखेंगे तो ये आ रहा है 0. इन दोनों रिजल्ट में थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में डिफरेंस आ रहा है 0.002 नैनोमीटर, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 0.165 नैनोमीटर। तो अगर आप परसेंटेज डिफरेंस देखेंगे तो ये 1.21% आ रहा है जो कि एक्सेप्टेबल है। सो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का वेव नेचर हो सकता है। अब चूंकि जो ब्रेग रिलेशन है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स की जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है
उसकी एक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन दे सकता है। तो लिहाजा जिस तरह से एक्सरेज को हम एक वेव इक्वेशन से हासिल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरेज हमारे पास वेव्स हैं और उनको हम एक वेव इक्वेशन से हासिल कर सकते हैं, से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ही हम इलेक्ट्रॉन्स को भी, जो कि पार्टिकल्स हैं, उनको भी हम प्लेन वेव इक्वेशन से यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। तो लिहाजा जो वेव इक्वेशन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को जाहिर करने के लिए, वो साई आर टी इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अगर आपको याद हो वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे थे एलिमेंट्री फिजिक्स में, तो वहां पे एंटर लेवल पे, तो वहां पे हमने कहा था कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो कि ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द ट्रेवलिंग वेव। अब मैथमेटिकल एज अ मैथमेटिकल ट्रिक और मैथमेटिकल स्टेप्स को आसान बनाने की खातिर मैं इसी रिजल्ट को आयलर फॉर्म में लिख रहा हूं। तो आयलर फॉर्म में यहाँ पे हमारे पास साई आर टी, जो कि एक फंक्शन है, और ये बराबर होगा ए इंटू ई टू द पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा। और अगर whenever de Broglie wavelength is too small compared to its size, अगर de Broglie wavelength, जो कि लैम्डा इज इक्वल टू एच और पी के रिलेशन से हम हासिल करते हैं, अगर वो उस डायनामिकल सिस्टम, जो पार्टिकल है, अगर उसके साइज से बहुत ज्यादा कम है, तो फिर आप इस सूरत में उस सिस्टम के लिए वेव एस्पेक्ट को नहीं लेंगे, बल्कि आप उसके लिए पार्टिकल एस्पेक्ट को। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 54 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और एक बुलेट है जिसका मास जो है वो 100 ग्राम है, और वो मूव कर रहा है विद स्पीड 900 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमने देखना है कि प्रोटॉन का जो वेव लेंथ है वो कितना होगा और बुलेट का वेव लेंथ कितना होगा। सो मैटर वेव्स फॉर माइक्रोस्कोपिक मीन्स टू से फॉर प्रोटॉन, तो लेम्डा इज इक्वल टू डी ब्रॉय के मुताबिक लेम्डा इज इक्वल टू एच और पी, लेकिन पी जो कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि पी हमारे पास बराबर था 2m k डॉट ई। के डॉट ई मीन्स काइनेटिक एनर्जी। सो यहां काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं कन्वर्ट कर लूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 2n2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, जबकि 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इन जूल कितनी के बराबर है 112 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। सो अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन को कर लेंगे तो यहां से वेवलेंथ आ जाएगा 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, जो कि तकरीबन प्रोटॉन के साइज के बराबर है। सो यहां जो मैटर वेव्स हैं, मैटर वेव्स के लिए जैसे बुलेट है, तो वेवलेंथ का बुलेट का अगर वेवलेंथ हम यहां पे देखें तो h और mv, सो लेम्डा इज इक्वल टू h और p होता है, और p हमारे पास मोमेंटम mv के बराबर है। सो लिहाजा अगर मैं वैल्यूज पुट कर लूं तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल, और मास जो है वो हमारे पास 100 ग्राम है, तो अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.1 किलोग्राम, और वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की, सॉरी बुलेट की, तो वो 900 मीटर पर सेकंड है। सो सारे ये वैल्यू पुट करने के बाद जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो बुलेट का जो वेवलेंथ हमें मिल रहा है वो है 7.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 36 मीटर। सो आप देख सकते हैं कि यहां पे वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम है बुलेट के साइज के मुकाबले में, तो आप यहां इस सिस्टम के पार्टिकल की एस्पेक्ट को ही लेंगे, आप इसकी वेव नेचर को नहीं ले सकते। और इस सूरत में यहां पे जो मैटर वेव्स हैं, तो मैटर वेव्स की सूरत में, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की सूरत में, पार्टिकल का जो साइज है वो उसकी मैटर वेव्स के साइज के तकरीबन बराबर आ रहा है। सो लिहाजा हम यहां पे इसका वेव नेचर ले सकते हैं। सो यहां से हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि अगर वेवलेंथ 0 को अप्रोच कर रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा कम होता जा रहा हो, तो फिर इस सूरत में जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज हैं किसी एक सिस्टम के, वो डिसअपियर होंगे, वो खत्म होंगे, बल्कि अब फिर उसके डोमिनेंट प्रॉपर्टी कौन सी होगी, उसकी वो पार्टिकल नेचर या जो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज हैं वो डोमिनेंट होंगी।
अब in such cases of infinitesimally small wavelengths, geometrical optics should be used to describe the motion of the object, for the wave associated with it behaves as a ray. So अगर कोई एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल की जो उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ है, अगर वो कंपेरेबल हो या उससे ज्यादा हो, उस साइज, उस ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा हो, तो फिर इस सूरत में आप उस सिस्टम को वेव की सूरत में जाहिर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इधर इस फिगर में आपको नजर आ रहा है। इस फिगर में ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, स्मॉल साइज का। तो मैं इसकी मोशन को इस वेव से जाहिर कर सकता हूं। और यहाँ इस केस में ये जो आपको बड़ा रेड कलर का एक बॉल नजर आ रहा है, तो ये मेरे पास एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, साइज में ज्यादा है। सो लिहाजा यहाँ पे इसका जो वेव लेंथ होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। तो जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होगा तो आप यहाँ पे एक उसको बजाय इसके कि वेव फॉर्म में या वेव शेप में इसको जाहिर कर लें, इसकी मोशन को आप इसको स्ट्रेट लाइन से जाहिर कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। सो लिहाजा माइक्रोस्कोपिकली हम एक सिस्टम को वेव से जाहिर कर सकते हैं, जबकि मैक्रोस्कोपिकली हम जो एक सिस्टम है उसकी मोशन को एक रे से जाहिर कर सकते हैं। सो सिंपल इज दैट कि अगर वेवलेंथ, मैटर वेव्स का जो वेवलेंथ है, अगर वो उस डायनामिकल सिस्टम मतलब कि उस पार्टिकल के साइज के बराबर हो या उसके साइज से ज्यादा हो, तो फिर इस सूरत में आपने उसका वेव एस्पेक्ट लेना होगा। और अगर किसी भी डायनामिकल सिस्टम का या किसी पार्टिकल का जो के साथ एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है, एसोसिएटेड वेव का जो वेवलेंथ है, अगर वो उस पार्टिकल के साइज से कम है, तो फिर इस सूरत में आप उसका वेव नेचर नहीं बल्कि आप उसका फिर पार्टिकल नेचर लेकर उस सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे।